हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एन के राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए हम गणित की जो एनसीईआरटी की बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक 2026-27 के लिए, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अध्याय 1 हमारा चल रहा है। हमारा जो चल रहा है वो है अध्याय 1। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अध्याय 1 हमारा वास्तविक संख्याएं ये वाला चल रहा था। ठीक है, इसके अंदर हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही है अभी। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम इस प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस और जो हमारे उदाहरण बचे हैं ना, वो हम सब कुछ आज के इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 आज के लेक्चर में बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अभी तक के जो 2 लेक्चर हुए हैं ना, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे होने चाहिए और अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए आपको। ठीक है, तब आप लेक्चर नंबर 3 पर आओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारी तैयारी रहेगी 100/100 की। ठीक है, ये 100/100 का जो लक्ष्य है ना, इसको भूलना नहीं है। फरवरी तक आपका एग्जाम होगा ना 2027 का। फरवरी तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस 100/100 के लिए। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे और जितना भी हो सकता है ना, सब कुछ यहाँ पर हम करने वाले हैं। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, दमदार कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 3 हमारा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा HCF और LCM वाला पार्ट चल रहा था। ठीक है, जिसमें हमने सारे उदाहरण कर लिए थे। ठीक है, उदाहरण के बाद हमारा एक उदाहरण बचा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं अपना एक उदाहरण बचा है, उदाहरण नंबर 1। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस करते हैं प्रश्नावली 1.1 के। ठीक है, मैं आपको प्रश्नावली दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे और ये चौथा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये पाँचवा क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट वाला ये सातवां क्वेश्चन और उदाहरण 1 वो करेंगे। इस तरीके से पूरी प्रश्नावली 1.1 और यहाँ तक के उदाहरण वो सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए, तो उदाहरण 1 हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नावली तक पहुँचते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं पहले हम। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। मैंने बताया था जो फॉर्मूला, दो संख्या का गुणनफल HCF गुणा और LCM दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। आइए, बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से। देखिए, हल लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं हल। ठीक है, देखिए पहला हमारा है, पहला वो है 26 और 91। 26 और 91। ठीक है, तो करना क्या है, करना सिंपल है, वही 26 के गुणनखंड करिए, 91 के गुणनखंड करिए और दोनों को वो हम HCF LCM जो ट्रिक से निकालते हैं वही निकालने हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो 26 के आप गुणनखंड करिए पहले आप। तो 26 के गुणनखंड जब आप करोगे तो 2 से कट जाएगा ये, 2 एकन 2 तो होती है 6। ठीक है, तो ये 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 13 हो गया। अब 13 तो किसी से कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। इस तरीके से गुणनखंड हो गए। अब जो 91 है इसके करिए आप गुणनखंड। देखिए कैसे करेंगे आप। 2 से कटेगा क्या, 2 चौकाट 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा ये तो ये 5 से कट जाएगा क्या, 5 एकन 5 4 नहीं, 5 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा ये, 7 एकन 7 होता है, 8 9 और 7 तिया 21 होता है, 13 आ गया यहाँ पर। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 कम 13। ठीक है, तो 26 के आपके पास गुणनखंड आ गए 2 गुणा में 13, सिंपल। और 91 के जो गुणनखंड आए आपके पास में वो आए 7 गुणा में 13। ठीक है, अब आप वही आज HCF और LCM निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF
क्या होगा और LCM क्या होगा। देखिए HCF के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमन ले लो। ये जो सेंटेंस है ना ये वाला, ये ध्यान रखो आप, बस कॉमन ले लो। मैं बार बार लिखता हूँ ये सेंटेंस, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो बस। कॉमन कैसे लोगे, ध्यान से देखिए, कॉमन कैसे लोगे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, 13 कॉमन है इसमें, 13 कॉमन है, तो 13 यहाँ लिख दो बस, 13 कॉमन है तो, और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब कॉमन लेने के बाद हम ये देखते हैं HCF में हम लिखते हैं सबसे छोटी घात है, ये 13 है, 13 की सबसे छोटी घात कौन सी है। अब 13 की सबसे छोटी घात तो 1 है, तो 13 की सबसे छोटी घात 1 मतलब 1 आ जाएगा, मतलब 13 ही है, एक तरीके से इसका HCF हो जाएगा। इसी तरीके से LCM में, और LCM में मैंने एक लाइन बताई थी आपको। LCM में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्राणियों को लिखते हैं। अलग अलग प्राणी कौन से हैं, एक 2 अलग प्राणी है, 13 अलग प्राणी है, और एक 7 अलग प्राणी है। तो तीनों अलग अलग प्राणियों को लिख लो यहाँ पर, एक यहाँ पर लिख लो 2 गुणा में 13 और गुणा में 7, लिख लिया अलग अलग प्राणियों को। अब अलग अलग प्राणियों की हमें देखनी होती है सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर 1 है तो 1 ही आ जाएगी। अब 13 में सबसे बड़ी पावर 1 ही है तो 1 आ जाएगी अपन। अब 7 की 1 ही पावर है तो 1 ही आ जाएगी बस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो बस, तो 13 सत्ते 91, और 91 दूनी कितना हो जाएगा, 91 दूनी ये हो जाएगा 2, और 9 दूनी 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, 91 दूनी, तो यहाँ पर 182 आ जाएगा इसका LCM, 182 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये LCM हो गया। अब ध्यान से देखिए इसने क्या बोला है, इसने जो बोला है वो ध्यान से देखिए। इसने बोला है कि दो संख्या का गुणनफल HCF L2 में LCM होता है, ये हमें जांच करके बतानी है। ठीक है, तो इसकी जांच भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपको लिख देना है जांच। ठीक है, हम जांच करते हैं। जांच में क्या करेंगे हम, जांच में हम ये करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर हम जांच में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल इक्वल होता है किसके, HCF गुणा में LCM। ठीक है, अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। तो 26 का और 91 का गुणनफल करिए आप, और HCF और LCM। HCF कितना आया, 13। ठीक है, तो 13, और LCM कितना आया, 182। तो यहाँ पर 182 लिख दीजिए आप। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 और 91 को गुणा करिए आप। 91 ये है और 26 ये है, गुणा करिए, 6 एकम 6 होता है, 9 छंग 54 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2 होता है यहाँ पर, और 9 दिन 18 हो जाता है यहाँ पर। तो ये बचेगा 6, 4 और 2 6, 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 2 10, और 13 3 हासिल 1 और 2, 23 66 आ रहा है इधर वाला, तो ये आ गया 23 66। ठीक है, और इधर वाला देखिए 13 और 182 का करिए, 182 और 13 का गुणा कर लीजिए आप, कितना आ रहा है देखिए, 3 दूनी 6 होता है, 8 3 24 का 4 हासिल 2 होता है, 3 अंगन 3 4 1 5 होता है। यहाँ देखिए 2 8 1, तो यहाँ आ जाए 2 8 और 1। अब देखिए 6, 4 और 2 6 होता है, ये 5 और 8 कितना होता है, 8 और 2 10 13 3 हासिल 1 और 2, 23 66 ये भी आ रहा है, 23 66 ये भी आ रहा है, 23 66। इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारी जांच है वो सही है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो निकाला है HCF LCM ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं क्या हमने जो निकाला HCF LCM वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल तरीके से। ठीक है, ये रफ्कार में करिए आप, ये मल्टीप्लाई वगैरह जो भी कुछ करना है आपको। ठीक है, तो ये किया हमने पहला पार्ट इसका। अब देखिए दूसरा पार्ट करते हैं हम इसका। तो इसका दूसरा पार्ट देखिए आप, दूसरा पार्ट हम यहाँ करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसका, ध्यान से देखिए, वो है 510 और 92 वाला। देखिए 510 और 92। ठीक है, 92। तो 510 के गुणनखंड करिए आप, 510 के गुणनखंड कैसे होंगे देखिए, 510 के 2 से कट जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 होता है, 5 1 बचा, 2 पंजे 10, 11 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, अब कितने से कटेगा ये,
2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या? 3 से कटने के लिए, देखने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो संख्या लिखी है ना 2 5 5, इनको जोड़िए आप। तो 5 और 5 10 होता है और 2 12 होता है। तो 12 अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 12 3 से कट जाता है, 3 चौक 12, इसका मतलब पूरी संख्या ही 3 से कट जाएगी। इस तरीके से चेक करना होता है, ठीक है। तो हम 3 से काट देंगे इसे, तो 3 8 24 हो जाएगा ये, ठीक है। 25 एक बचा, और 5 15 हो जाएगा, 85 आ गया। 85 कितने से कटेगा ये? 3 दूनी 6 7 8, 3 से तो नहीं कटेगा ये, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 गुना 5 6 7 8, 3 बचे, 35 हो गए, 5 7 35 हो जाता है, ठीक है। अब ये 17 आ गए, 17 तो अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17, ठीक है। इसी तरीके से 92, तो 92 की आप करिए गुणनखंड, कैसे करेंगे देखिए। 2 से कटेगा ये, 2 चौक 8 9 एक बचा, 2 छंग 12, ठीक है। अब फिर से 2 से करिए, काटिए, 2 दूनी 4 होता है ये, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 3 6 होता है। अब 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23, ठीक है। तो देखिए 510 के, 510 को आप किस तरीके से लिखोगे? 510 को आप लिखोगे 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, 5 गुणा में 17, ठीक है। 2 गुणा में 2, इसको लिखोगे 92 को, 92 को आप लिखोगे 2 गुणा में 2, मतलब 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणा में 23 हो जाएगा ये, ठीक है। अब HCF और LCM निकालना है, तो HCF और यहाँ पर LCM, ठीक है, ये निकालना है। HCF के लिए एक सेंटेंस याद रखिए, कॉमन ले लो बस, एक सेंटेंस याद रखिए ये वाला, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो बस, खत्म। इस सेंटेंस पे सारा कुछ हो जाएगा, कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लो भाई, इसमें कॉमन क्या है भाई? इसमें केवल एक ये कॉमन दिखाई दे रहा है, और कोई है तो कॉमन? और तो है ही नहीं बस, तो केवल 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2 कॉमन लेने के बाद अब HCF में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो 2 में सबसे छोटी का है, 2 में 2 की पावर 1 सबसे छोटी है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 1 ही होती है। 2 की पावर 1 2 ही होती है, ठीक है। तो 2 इसका HCF हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है। LCM के लिए क्या करते हैं हम? LCM के लिए जितने भी अलग अलग प्राणी हैं उन सभी को लिख लो बस। ये वाला सेंटेंस याद रखिए, जो मैं सेंटेंस बताता हूँ ना देसी लैंग्वेज में, वो देसी लैंग्वेज वाले सेंटेंस याद रखिए, आपको पूरा गणित आपके दिमाग में आ जाएगा एकदम, ठीक है। देखिए, तो अलग अलग प्राणी इसमें, एक तो ये प्राणी, दूसरा प्राणी, तीसरा प्राणी, चौथा प्राणी अलग प्राणी है ये, और एक पांचवा ये प्राणी अलग है। तो सारे प्राणियों को यहाँ लिख दो आप, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, ये 17 है ये, ठीक है, और गुणा में है 23। अब इन प्राणियों को मल्टीप्लाई कर दो आप, इन प्राणियों को, तो 3 दूनी 6 होता है, 6 पंजे 30 होता है, ठीक है। 30 और 17, तो 17 दूनी 17 थी 51, 51 510, 510 और 23 का गुणा कर लो आप, 510 और 23 का गुणा कर लो आप, तो ये बन जाएगा, 3 का हो जाएगा 0, 3 एकम 3 होता है, 5 3 15 हो जाता है ये, ठीक है। गुणा करो वहाँ पर, 2 का 0 हो जाता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको ऐड करो, 0 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 6 1 7 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और एक 1 और 1, तो 11 73 0 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 11 73 0, ठीक है। अब इसमें एक काम और करना है। क्या काम करना है? इसमें एक काम और करना है, वो जांच करनी है। इसमें जांच कैसे करनी है? वही वाली जांच। कौन सी वाली जांच? पीछे वाली जांच, ये वाली जांच। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं जांच, ठीक है। तो जांच आप करिए यहाँ पर, जांच मजा आएगा देखिए जांच करने में भी, देख। तो यहाँ पर हम जांच करते हैं। जांच में हम क्या करते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM, ठीक है। 2 संख्या कौन कौन सी है? 510 और 92, ठीक है। तो 510 गुणा में 92, इसका आप गुणा करिए। और HCF और LCM कितना है? HCF 2 है, LCM 11 73 0 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 11 73 0। इनका मल्टीप्लाई करिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 510 का और 92 का गुणा करना है। देखिए मज़ा आएगा, देखिए
दो से करिए आप, 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 होता है, 5 दूनी 10 होता है, गुणा लगाइए, 9 का 0 हो जाएगा यहाँ, 9 एकम 9 होता है और 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, इसको ऐड करिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 होता है और ये 4 होता है। 46 बान पे 0 आ रहा है ये तो भाई, तो ये हो रहा है 46 बान पे 0। तो यहाँ लिखिए 46 92, अरे 92 92 और फिर 0, 46 92 0। ठीक है, इसका 2 का गुणा करिए था, तो 2 से गुणा करोगे तो 0 और 2 3 6 होता है। ठीक है, और 2 7 14 के 4 हासिल 1 होता है, 2 एकम 2 और ये 3 और 2 एकम 2, कितना आ रहा है ये? ओहो ओहो, 2 0 2 3 6 2 7 14 हासिल 1, 2 एकम 2 3, ओहो हो, ये 46 वन पे 0 आ रहा है, ये 23 46 0 आ रहा है। ओहो, 510 और 1 पे गुणा करिए आप, तो 2 से 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 9 0 9 एकम 9 और 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 और 36 9 पंजे 45। ठीक है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 46 वन पे 0 आना चाहिए। अच्छा, हाईएस्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया हमने। ठीक है, सबसे छोटा लेना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 आ गया ये, सही है ये। अब वो 2 आ गया ये, एलसीएम में हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम में हमने क्या किया ये, 2 3 5 17 और फिर 23 यहाँ पर लिया हमने। तो अच्छा हमने एक गलती कर दी, एक गलती हमने ये की, एलसीएम में हमने अलग अलग प्राणी तो लिख लिए, अलग अलग प्राणियों में हमें सबसे अधिक पावर लेनी होती है, सबसे अधिक घात। तो 2 की सबसे अधिक घात कितनी है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी यार, ये हमने गलती करी है। ठीक है, तो सबसे अधिक घात लेनी पड़ेगी हमें, तो 2 की पावर 2 आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलती हुई हमसे। तो अब करिए, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 और 60 और 17, तो ये हो जाएगा 17 17 2 34 17 3 51 17 4 60 17 पंजे 85 17 6 102, तो 102 पे 1 0, 1020 हो गया। अब 23 से गुणा करिए आप यहाँ पर, 23 से गुणा, तो 23 से गुणा करोगे आप तो 3 का 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करिए आप, ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 0 और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये 6, ये 4 और फिर 3 और फिर 2, 23 46 0 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने गलती करी, 23 46 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलती हो गई हमसे। ठीक है, तो आपको से भी ये गलती हो सकती है, 23 46 0, तो 23 46 और 0, छोटी छोटी मिस्टेक आप अच्छे से पकड़ के रखें। अब 23 46 0 को जब गुणा करोगे आप, तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा करोगे 0 आएगा, 6 दूनी 12 12 के 2। ठीक है, 6 दूनी 12 12 के 2 हाथ से लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 23 46 92 0 46 92 0 दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा अब सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान से करिए आप। ठीक है, मैं हटा देता हूँ ये। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 2। ठीक है, अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, धनाधन करेंगे अब। तीसरा पार्ट आप देखिए, 336 और 54 वाला। ठीक है, तीसरा पार्ट 336 और 54 देखिए, 336 का गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। इस तरीके से आप पहचानिए, आप 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2 3 1 बचा, 2 छिंग 12 13 1 बचा। ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा। क्लियर। अब सम संख्या फिर से आ रही है, तो 2 से कटेगा ये, तो 2 8 16 होता है और 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से 1 काटिए, तो 2 चौक 8 हो जाता है। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 42 हो गया। अब 42 के भी आधा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 21 2 से नहीं कटेगा ये, अब ये 3 से कटेगा,
तो 7 21 होता है। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 होता है, बस ख़त्म। अब 54 देखिए, 54 तो 54 2 से कटेगा 54 भी, तो 2 से काटिए आप, 2 दूनी 4, 5 1 बचा, 2 7 14, 3 से कटेगा ये, 3 निम 27 होता है, और फिर 3 से कटेगा ये, 3 3 का 9 होता है, और 3 एकम 3 होता है ये, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब तो बस गुणनखंड लिख दीजिए आप, 336। देखिए 336, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है 2, तो यहाँ पर 2 की पावर में हो जाएगी 4, गुणा में 3 गुणा में 7, 3 गुणा में 7, 3 गुणा में 7, ठीक है। इस तरीके से अब 54 है, तो 54 को यहाँ पर लिखिए। अब 54 को कैसे लिखोगे आप, 54 को 2 गुणा में 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब HCF और LCM, तो HCF कितना होगा और LCM कितना होगा, वो ध्यान से देखिए। HCF के लिए कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लो, तो कॉमन इसमें ये आ रहा है कॉमन, और क्या है, एक ये भी कॉमन आ रहा है, तो जितने भी कॉमन है उनको लिख लो। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद HCM में हमें छोटी घात लेनी होती है। HCM में तो 2 की सबसे छोटी घात तो 1 है, तो 1 ले लो। 3 में सबसे छोटी घात 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो इसका 6 हो जाएगा HCF। क्लियर। LCM के लिए, LCM के लिए आप क्या करिए, अलग अलग प्राणी लिख लो। अलग अलग प्राणी कौन से हैं, एक तो 2 अलग प्राणी है, 3 अलग प्राणी और 7 अलग प्राणी है, इन तीनों को लिख लो आप। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर लिखिए आप, 2 गुणा में 3 गुणा में 7, अलग अलग प्राणियों को लिखिए। अब इन प्राणियों की सबसे अधिक पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्राणियों की सबसे अधिक पावर ले लो, तो 2 की पावर 4 सबसे अधिक है, तो 2 की पावर 4 ले लो यहाँ पर। 3 की पावर सबसे 3 है, 3 की पावर 3 आएगी सबसे अधिक पावर, और 7 की पावर तो बनी ही है, तो 7 की पावर बनी ही रहेगी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया, ये 16, और 3 का क्यू होता है 27, तो 16 और 27 कितना हो जाएगा, 16 गुणा करिए 27 का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 42, ठीक है, और 7 7 8 9 10 11, ठीक है। गुणा करिए इसका, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और 2 1 2 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 1 3, 3 और 1 4, 432 आया। अब इसमें 7 का गुणा और कर दीजिए फिर से, 7 का गुणा, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, ठीक है, और 7 21 22, और 7 चौक 28 29 30, तो ये हो जाएगा 30 24, तो ये आ रहा है आपका 30 24, ठीक है। इसका जो LCM है वो आ रहा है 30 24। क्लियर। तो इसको हटा दो आप, इसको हटा दो। और एक बात आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर हम जो HCF और LCM निकाल रहे हैं, इनमें एक बात देखिए, HCF हमेशा छोटा आ रहा है, हमेशा छोटा आएगा, LCM हमेशा ही बड़ा आएगा, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन में काम आएगा, वहाँ देखना। अब हमें जांच करना है, इसमें जांच करना है, जांच, तो जांच भी कर देते हैं भाई। तो जांच हम CBI की जांच कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे CBI जांच। तो CBI जांच करिए आप यहाँ पर, देखिए जांच में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM। तो दो संख्याएं 336 है, 336 गुणा में 54, ठीक है, इजकल टू HCF कितना है भाई, HCF 6 आया है, ठीक है। LCM कितना आया है 30 24, 3024। अब मल्टीप्लाई करिए भाई इसका, 336 का और 54 का गुणा करिए, मज़ा आएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखो 4 से करिए, 4 6 24 के 4 हासिल लाके 2, 4 3 12 13 14, ठीक है, और 4 3 12 और 1 13 करिए, 5 6 30 0, 5 3 15 16 17 18 हो जाएगा ये, ठीक है, और 5 3 15 और एक ये 16, ठीक है।
तो देखिए ये 4 बचा, ये 4 बचा, 8 9 10 11 का 1 हासिल 1 7 1 8 हो जाएगा ये। और फिर ये 18 144 आ रहा है, ये 18 ये आ रहा है 18 144, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 6 से गुणा करिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 हो जाएगा ये, और 6 दूना 36 18 हो जाएगा ये। तो ये 18 144 18 सही है, दोनों सेम आ रहे हैं भाई, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये सब कुछ सही है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था प्रश्नावली 1.1 का, वो पूरी तरीके से निपटा दिया है। क्या कर दिया हमने, इसको हमने निपटा दिया। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी तो हम यही तो कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा, अब इसने 3 संख्याएं दे दी, 3 संख्याएं दे दी, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी निपटाते हैं इसे, कोई बड़ी बात नहीं है। हल लिखिए यहाँ पर, अभी निपटाते हैं इसे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एन के राज से पढ़ोगे ना तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहला देखिए, पहला क्या है, एक तो 12 है, एक 15 है और 21, ठीक है 21। इसका आपको HCF LCM निकालना है। सिंपल, सबके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 12 के करिए पहले आप, ठीक है, 2 से कटेगा ये, 2 6 12 हो जाएगा। फिर से 2 से काटिए आप, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 से काटिए आप, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 करिए आप, अब ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 5 हो जाएगा, सिंपल। 21 के करिए आप, तो 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा ये, तो 7 21 हो जाएगा, और 7 से ये काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करिए, 12 के इधर लिखिए, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 गुणा में 2 की पावर 2 और गुणा में 3, ठीक है। 12 के बाद 15 या 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 को आप क्या लिखोगे, 3 गुणा में 15, 3 गुणा में 15, ठीक है। 21 को क्या लिखोगे आप, 21 को 3 गुणा में 7, 3 गुणा में 7, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम HCF और फिर LCM, ठीक है। ध्यान से देखिए, HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लो। कॉमन क्या है भाई इसमें, कॉमन तो केवल एक ये दिखाई दे रहा है, और तो कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा मुझे इसमें, केवल 3 दिखाई दे रहा है कॉमन, तो 3 लगा दो यहाँ पर। 3 लगाने के बाद एक बात ध्यान रख लेना, HCF में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 3 की सबसे छोटी घात केवल 2 ही, 1 है तो 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया, 3 आ गया आपका। HCF कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। LCM के लिए मैंने क्या बताया था, अलग अलग प्राणी देखो, अलग अलग प्राणी, एक प्राणी, दूसरा प्राणी, तीसरा प्राणी, चौथा प्राणी, सबके सब प्राणियों को लिख लो आप। तो हमने 2 को लिख लिया यहाँ पर, 2 को लिख लिया, और 3 को लिख दिया, और क्या है 15 है, और क्या है 7 है, सब प्राणी लिख लें। अब सब प्राणियों में पावर देखो, सबसे अधिक पावर कितनी है, 2 की सबसे अधिक पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आएगी यहाँ पर, ठीक है। 3 की सबसे अधिक पावर कितनी है, 3 की तो 1 है, तो 3 की 1 आ गई। 15 की सबसे अधिक पावर 1 है तो 1 ही आ गई। 7 की सबसे अधिक पावर 1 तो 1 ही आ गई बस यहाँ पर। अब इसका गुणा कर लो बस से, तो 2 दिन 4 होता है, 4 3 12 होता है, 12 का और 15 का, 12 7 84, 84 और 15 को गुणा कर लो बस आप। तो 84 और 15 का गुणा करो, 84 और 15 का गुणा, 84 और 15 का गुणा, देखिए कैसे करेंगे। 5 का 20 होता है, ठीक है, हासिल 2 बचे। 5 8 40 होता है, 40 और 2 42 हो जाता है, ठीक है। 40 और 2 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। ये 84 यहाँ उतार के फेंक दो, यहाँ पर 84 को उतार के यहाँ फेंक दो बस, ठीक है। उसके बाद तो मैं उठा लूँगा, देखो ये हो जाएगा 0, 4 और 2 6 हो जाता है यहाँ पर, नहीं 8 और 4 12 हो जाता है, तो 12 60 हो गया यहाँ पर, ये आ गया 12 60, 1260, ठीक है। तो बस खत्म, ये LCM ये HCF।
यही पूछा था HCF LCM बस। अच्छा अब देखिए दूसरा, देखिए अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा पार्ट इसका। तो इस मल्टीप्लाई को तो हटा देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये तो आप हवा में उड़ा देते होगे। हाँ ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा पार्ट है इसका 17, 23, 29 का। 17, 23 और 29 और 29। ठीक है, तो क्या करना है, 17 का भाज्य गुणनखंड करिए। 17 को उठाया और इसका भाज्य गुणनखंड करिए। अब 17 एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या तो केवल एक से कटती है और खुद से कटती है बस। तो 17 केवल 17 से ही कटेगा और तो कोई काट ही नहीं पाएगा सर। इसी तरीके से 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 केवल 23 से ही कटेगा और कोई नहीं काट पाएगा से। और फिर 29 भी अभाज्य संख्या है, ये भी 29 से ही कटेगा और कोई काट ही नहीं पाएगा इसे। ठीक है, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड आपके मिले, एक 17 मिला और एक मिला। एक तो 17 मिला और फिर एक मिला, मल्टीप्लाई में हम एक भी लिख सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हो, एक यहाँ भी लिख सकते हो, एक यहाँ भी लिख सकते हो, एक यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से एक से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं कुछ समझने के तरीके से। देखिए क्या समझाऊंगा मैं यहाँ पर। 23 है, 23 को लिखिए आप। देखिए 23 को लिखिए आप, 23 को आप लिखिए 23 गुणा में 1, 23 गुणा में 1। ठीक है, 29 है, 29 को आप लिखिए, 29 को 29 गुणा में 1। ठीक है, अब HCF निकालना है, HCF और LCM। ठीक है, ये तो निकालना है। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप। HCF के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लो भाई। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें एक है, इसमें कॉमन एक है, तो इसका HCF एक हो जाएगा। LCM के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्राणी 17 है, अलग अलग प्राणी में एक आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो जितने प्राणी हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो भाई, सबको लिखो। तो अलग अलग प्राणियों में 17 भी आ रहा है, ठीक है, 23 भी आ रहा है और 29 भी आ रहा है अलग अलग प्राणियों में। और गुणा में एक लिख सकते हो, एक से कुछ मतलब ही नहीं है, गुणा करने से एक से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब इनका गुणा कर लो बस। तो गुणा करोगे 17 गुणा 23 गुणा 29, कितना आ रहा है भाई, 17 का 23 से मैं कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। 23 का गुणा करिए 17 में, तो देखिए कितना आ रहा है, 17 दूनी 34, 17 × 51, 51 का 1 हाथ से 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होता है 9, 39। ठीक है, तो 391 आ गया। 391 में 29 का गुणा कर दीजिए आप, 29 का, तो देखिए कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 ने 81 और 9 × 27, 28, 29, 30, 31, 31 और 4 होता है 35। ठीक है, तो यहाँ 35 लिखिए, गुणा में 2 एकम 2 होता है, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 ये 7, तो ये हो जाएगा 9, 2 और 1 3 होता है ये। 8 और 5 कितना आता है, 8 और 2 10 और 2 13 के 3 हासिल 1, 8, 9, 10, 11। तो ये आ रहा है 11, 33, 9। तो ये आ रहा है 11, 33 और फिर 9। ठीक है, 11, 33, 9। तो ये आया है इसका। ठीक है, इस तरीके से आपने दूसरा पार्ट भी कर लिया। ठीक है, इस तरीके से करना था। एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपको अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM पूछे, अभाज्य संख्या कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, अभाज्य संख्या कोई सी भी हो, HCF और LCM पूछे तो HCF हमेशा बनाएगा, HCF हमेशा बनाएगा, फिक्स है ये, HCF हमेशा बनाएगा, हमेशा, ये फिक्स है, ध्यान रखना। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 आएगा, फिक्स है ये। और जो LCM होता है वो उन संख्याओं का गुणनफल होता है, इन संख्याओं का गुणनफल ही LCM होता है, उन संख्याओं का गुणनफल ही LCM होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कहीं कहीं यूज हो जाता है पॉइंट। ठीक है, इसको आप याद रखना है। क्लियर। अब मैं तीसरा पार्ट बचा है, इसको भी निपटा रहा हूँ, देखो कैसे निपटाते हैं। तीसरे पार्ट को हम निपटाते हैं एक नई स्लाइड पर। देखिए तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट ध्यान से देखिए, तीसरा पार्ट क्या है हमारा,
8 9 25, ठीक है भाई। 8 एक तो, अरे यार कैसा लिखता है भाई, 8 नहीं बन रहा मेरा सर, 8 नहीं बनेगा। 8 9 और 25 और 25, ठीक है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए आप, सिंपल वही तरीका। 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से कटेगा ये, तो 2 चौक 8 हो गया। फिर 2 से काट दिए आप तो 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर 2 से काटिए आप तो 2 एकम 2 हो जाता है। काट दिया ना, हाँ ऐसे ही काटना है भाई। 9 को उड़ाइए अब, इस 9 को काटिए, 3 से कटेगा भाई ये, तो 3 का 9 होता है। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 होता है भाई। अरे ढंग से लिख जा बेटा, 3 एकम 3, ठीक है। 25 है ना, 25 को उड़ाइए। 25 को कैसे उड़ाते हैं हम, देखिए। 25 किससे कटेगा, और संख्या है मतलब विषम संख्या है, तो 5 से कटेगा। लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो 5 से कटेगा, ध्यान से देखिए। तो ये 5 से कटेगा, 25 होता है भाई। 5 से भी यहाँ भी कटेगा, ये 5 जगह 5, बस खत्म। अब लिख लीजिए आप, 8 को आप लिखोगे 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 लिख दिए इसकी पावर में, ठीक है। 9 को कैसे लिखोगे आप, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार, तो 2 बार है वो, ठीक है। 3 आ रहा है 2 बार। उसके बाद 25 को आप लिखोगे 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए, ख़त्म। अब हमें लिखाना है HCF और एक लिखाना है LCM, ठीक है। HCF और LCM, ध्यान से देखिए। HCF के लिए मैंने क्या बताया, कॉमन ले लो। अब यहाँ तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, 2 3 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन आ जाता है। यहाँ पर मैं 1 लगा सकता हूँ गुणा में, यहाँ भी 1 लगा सकता हूँ, यहाँ भी गुणा में 1 लगा सकता हूँ, तो 1 यहाँ पर कॉमन है बेटा, ये बात ध्यान रख लेना हमेशा। तो 1 आएगा इसका HCF, ठीक है। LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए अलग अलग प्राणियों को लिख लो। अलग अलग प्राणियाँ 2 3 और 5, तो सभी प्राणियों को लिख लो तुम, अलग अलग प्राणियों को। तो अलग अलग प्राणियों को हम लिख रहे हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 5, अलग अलग प्राणियों को लिखिए। अलग अलग प्राणियों को लिखने के बाद उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 की सबसे अधिक पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, ठीक है। अब 3 की सबसे अधिक पावर 2 है, तो 2। 5 की सबसे अधिक पावर 2 है, तो 2, ठीक है। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, आप क्या मिलेगा देखिए। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 दूनी 3 का 9 होता है, 5 25 होता है। एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए, 2 की 8 होता है, तो मतलब 8 9 25 का गुणा कर लो आप, तो 9 8 72, 72 25 का गुणा कर लो, 72 का और 25 का गुणा कर लो, देखिए। 5 दूनी 10 होता है, एक हासिल, 7 पंजे 35 और एक 36 हो जाता है, ये गुणा करिए। 2 से करिए, 2 दूनी 4 होता है, ये 7 दूनी 14 हो जाता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 6 4 10, और ये हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। और फिर 1 1800 आ रहा है भाई सब ये, तो ये हो गया 1800, ठीक है। तो 1800 इसका हो जाएगा LCM, बस ख़त्म। तो ये हमने तीसरा भी निपटा दिया, इस तरीके से ये निपटाना था आपको, ठीक है, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.1 का 4th नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये। HCF 306 और 657 का, HCF दिया है 306 और 57 का 9, ठीक है। LCM पूछ रहा है ये हमसे, LCM पूछ रहा है ये, तो इसको क्या है भाई, इसको ध्यान से देखिए क्या है पूछ रहा है ये। HCF तुमने दे दिया, HCF, और जिसका तुम्हें HCF मालूम है तो LCM निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वही जो अभी जांच करते आए थे ना इस फॉर्मूले से, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणा LCM होता है, बस यही फॉर्मूला यहाँ ठोंक देना है, बस खत्म, ठीक है। तो हल देखिए यहाँ पर, हल देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से हल देखिए। 2 संख्याएं तो आपको दी हैं 306 और 657, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 संख्याओं 2 संख्याओं 2 संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM, ठीक है। तो ये 2 संख्याओं के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 2 संख्या कौन कौन सी हैं, 306
306 गुणा में 657, ठीक है। इधर देखिए HCF इसने दिया है, HCF कितना दिया है 9, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पर। LCM हमें पूछ रहा है तो LCM निकाल ले रहे हैं, क्या बात है भाई। तो 9 को इधर डिवाइड कर दीजिए आप, तो LCM इजिकल टू हो जाएगा 306 गुणा में 657 और डिवाइड में हो जाएगा 9। तो कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है ये, 9 से कट जाएगा कि 9 3 27 होता है, 28 29 30, हाँ 9 से कट रहा है ये, देखिए 9 3 27, 28 29 30, 36 हो गया ये, तो 9 चौक 36 होता है ये, ठीक है। 34 बार कटा, 34 को 657 का गुणा कर लीजिए, 657 और 34 का गुणा कर लीजिए आप, तो देखिए 4 7 28, ठीक है, और 5 चौका 20 और 2 22, हाथ से लगे 2, ठीक है, और 6 चौक 24 और 2 24, 25 26 होता है ये, ठीक है, ये होता है 26। गुणा करिए 3 का, 3 7 21 और 5 15, 16 17 और 6 में 36 18 और 1 19, ठीक है। तो ये बचेगा 8, 2 और 1 3, 6 2 12, 13 1 3 हासिल 1, 10 और 2 12 1 2 हासिल 1 और फिर ये 2, तो 22 33 8, ये आ रहा है इसका 22 33 और फिर 8, 22 33 8, अरे हट जा मेरा भाई, 22 33 8, ठीक है। ये 8 मेरे से नहीं बन रहा है भाई, गुस्सा हो गया ये, LCM, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ख़त्म, 22 33 8, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म किए। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं और एक उदाहरण बचा है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बचा है और एक बचा है ये क्वेश्चन नंबर 7 और एक बचा है ये उदाहरण 1 जो हमने छोड़ा था पहले, उदाहरण 1। तो ये 3 बचे हैं, तीनों को ख़त्म करके हम इसे निपटा रहे हैं, इसी में निपटाना है इसे। अब ध्यान से देखिए उदाहरण 1, अभी निपटाएंगे, बस 10 से 15 मिनट लगेंगे बस, ठीक है, 10 से 15 मिनट में ख़त्म। ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से देखिए, यहाँ तक नोट कर लेना आराम से, मस्त। उदाहरण 1 देखिए, बहुत शानदार समझाऊंगा इसे। देखिए उदाहरण 1 कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए आप। ये कह रहा है कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n की अगर आप वैल्यू रखते जाओगे यहाँ पर तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ संख्याएं आती रहेंगी और हमें n की ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पर ये 4 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो जाए, मतलब लास्ट में 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ हल लिखिए आप, हल लिखिए, हल, ठीक है, हल, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 की पावर n और n बिलोंग्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, संख्या कौन सी दी है, ठीक है, संख्या आपके पास गिवन है, संख्या आपके पास गिवन है 4 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है 4 की पावर n, ठीक है, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है, ये है, ठीक है, ये दिया है, इस तरीके से लिखना है आपको। मैं यहाँ पूरे बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम या जो भी कुछ यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है दिया है, ठीक है, ये हल के बाद यहाँ लिखना है दिया है, दिया है, ठीक है। ये गिवन है कि संख्या 4 की पावर n और n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि n की अलग अलग वैल्यू रखिए, n की पावर n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, और ये देखिए क्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो रहा है क्या, ये चेक करना है हमें, ठीक है।
तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 4 की पावर में, देखिए 4 की पावर में 1 रखी है पहली, n की वैल्यू 1 रखी है। तो 4 की पावर 1 कितना होता है, ये तो 4 ही होता है। एक्चुअल में अगर आप 4 के गुणनखंड करें ना, तो गुणनखंड क्या मिलेंगे आपके पास, 2 गुणा में 2 मिलेंगे आपके पास 4 के गुणनखंड। तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2। समझते जाइए, एकदम मस्त समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। n एक प्राकृतिक संख्या, हमने n की वैल्यू 1 रखी, अब n की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 की पावर 2, मतलब 2 गुणा 2 की पावर 2, 2। इसका मतलब क्या है, जो 2 गुणा 2 है वो 2 बार आएंगे। अब 2 गुणा में 2, फिर से 2 गुणा में 2, ठीक है। इस तरीके से एक बार ये आ गया। इस स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 गुणा 2, 2 बार लिखा हुआ है इसलिए स्क्वायर है ना, इस तरीके से। क्लियर, ध्यान से सुनते रहिए। अब हमने n की वैल्यू 2 रखी थी, अब n की वैल्यू 3 रखी है। तो n की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना होएगा, मतलब 2 गुणा में 2 की पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 2 3 बार आएगा। अब तो 2 गुणा में 2, फिर से 2 गुणा में 2, और फिर से आ जाएगा ये 2 गुणा में 2, ठीक है। इसी तरीके से आप n की वैल्यू बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। जब n की वैल्यू अगर आप 4 की पावर n रख दोगे, n की वैल्यू n के बराबर रख दोगे ना, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 2 की पावर n हो जाएगा ये। 2 गुणा में 2 की पावर n का मतलब क्या है, जो 2 गुणा में 2 है ना, वो n टाइम्स आ जाएगा, n बार आ जाएगा। मतलब 2 गुणा में 2, फिर से आ जाएगा यहाँ पर नहीं 2 गुणा में 2, ठीक है। फिर से आ जाएगा 2 गुणा में 2, फिर से 2 गुणा में 2, इसी तरीके चलता रहेगा। कितने बार, n बार, n बार, n बार। अब यहाँ एक बात नोटिस करिए, क्या इसका जो मल्टीप्लाइकेशन है वो 0 पर मिल रहा है क्या, 2 दूनी 4 होता है ये तो 4 तो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो एक बात समझो, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने ही है, ठीक है, तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके देखो आप पहले। मान लीजिए 10 आपकी संख्या है, ये 0 पर समाप्त हो रही है। मान लेते हैं आपकी 30 है, ये 0 पर समाप्त हो रही है। मान लेते हैं आपके मान लेते हैं 250 है, 250 ये 0 पर समाप्त हो रही है। मान लेते हैं आपकी कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 150 है, ये 0 पर समाप्त हो रही है। तो इन सभी संख्याओं में आप एक बात नोटिस करोगे कि इनके जब अभाज्य गुणनखंड करोगे ना आप, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करो पहले आप। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से कटेगा ये, 2 पंजे 10, और फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 5। अब यहाँ इसके गुणनखंड करिए 30 के जब आप करोगे तो 2 से 15 बार कटेगा, 15 दूनी 30। अब 2 के बाद ये 3 से कट जाएगा, तो 5 15, इसके बाद फिर 5 से कटेगा ये, 5 1 5, ठीक है। अब इसके तरीके से 150 के करिए आप, ठीक है। 150 250 कर रहा हूँ, यहाँ देख नहीं रहा होगा, 250 ही कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। कितने से कटेगा, 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 1 बचा, 2 पंजे 10, 125 आ गया। फिर 2 से करिए आप, 2 6 12, 2 से नहीं कटेगा ये, 5 से कटेगा। तो अब ये 3 चौक 12, 5 से कटेगा ये, तो 5 दूनी 10, 11 12, 5 25, फिर से 5 से कटेगा ये, तो 5 25 होता है, और फिर 5 1 5 होता है ये, ठीक है। एक बात आप नोटिस करोगे यहाँ पर नहीं, तो जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हमेशा मिलेंगे, 2 और 5 हमेशा मिलेंगे। ये 2 और 5 यहाँ गुणनखंड में मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिल रहा है। और 2 और 5 कितने भी बार आए, लेकिन आएंगे जरूर, ये बात हमेशा नोटिस करो। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट यहाँ लागू हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे n की कितनी भी वैल्यू रख लो आप, इसके जो गुणनखंड हैं उनमें 2 तो मिल रहा है, लेकिन 5 तो आ ही नहीं रहा इसमें। 5 आएगा तब ही वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज वो 0 पर समाप्त ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहाँ यूज आ रहा है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, इसको हटा रहा हूँ, इसको समझा दिया मैंने कि 0 पर समाप्त होने का कंसेप्ट क्या होता है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कि संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 2 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। 5 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की 3 हो, मतलब 2 और 5 होनी चाहिए, 2 की पावर 2 और 5 की पावर में, ठीक है। मतलब 2 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर n हो और 5 की पावर m हो, मतलब होनी चाहिए, 2 और 5 में से होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, दोनों, तब ही वो संख्या मतलब 0 पर समाप्त होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखोगे आप, एक बात हमेशा इसमें ध्यान रखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंडों में 2 और 5 होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट k² c की तरह लिख लीजिए आप, ठीक है। k² c हेडिंग लगा के यहाँ लिख दीजिए आप, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंडों में 2 की पावर n या 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n, या तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, उसके गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, दोनों होने ही चाहिए, ठीक है, तब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो इस तरीके से कंसेप्ट है ये, ठीक है। कंसेप्ट कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। तो ये इसका व्याख्या है, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। तो उदाहरण 1 हो गया। उदाहरण 1 की तरह बिल्कुल सेम आपका एक क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली का। कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये गया क्वेश्चन, ये वाला, कि जांच कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये हमें जांच करनी है। वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है, 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए, तब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे, हल देखोगे यहाँ पर, ठीक है। हल आपके पास दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है संख्या आपको 6 की पावर n दी है, संख्या दी है आपके पास में, संख्या दी है 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n दिया है, और जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n की जो n है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से रखते जाइए, ठीक है। तो अगर हम 6 की पावर 1 n की वैल्यू 1 रखें तो क्या मिलेगा, पहले तो आप 6 के अभाज्य गुणनखंड करिए, आप 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 3 6 फिर 3 एकम 3, मतलब 2 गुणा में 3 आ रहा है, मतलब 6 को मैं 2 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, तो 2 गुणा में 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा में 3 की पावर 1 का मतलब 2 गुणा में 3। इसी तरीके से अगर मैं 6 की पावर 2 लिख दूँ, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ती जाएंगी, तो n की वैल्यू 2 रख दूँ अगर मैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 3 की पावर 2 हो जाएगी इसका मतलब, ठीक है। और इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 गुणा में 3 2 बार लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुणा में 3, फिर से लिखोगे आप 2 गुणा में 3, ठीक है। इसी तरीके से 6 की पावर 3 हो जाएगी जब n की वैल्यू 3 रखूँगा मैं तो, ठीक है। तो 2 गुणा में 3 इसकी पावर में 3 हो जाएगी अब, ठीक है। तो 2 गुणा में 3 ये 3 बार लिखो जाओगे आप, तो 2 गुणा में 3, फिर से 2 गुणा में 3, फिर से 2 गुणा में 3, ठीक है। तो एक बार आप नोटिस कर रहे हो आप इसके अभाज्य गुणनखंडों में कितनी भी आप संख्या लिख लो, कितनी भी संख्या लिखो, 6 की पावर कितनी बढ़ाते जाओ, 6 की पावर जब n कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 3 की पावर n, इसका मतलब तो यही है ना। इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 3 की पावर n का मतलब क्या है, 2 गुणा में 3 n बार लिखे हुए हैं, मतलब 2 गुणा में 3, फिर से 2 गुणा में 3, इसी तरीके से ये n बार लिखे हुए हैं, n टाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसके सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखनी है, यहाँ लिखना है कि 6 की पावर n, यहाँ आपको लिखना है संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों में 2 और 5 मतलब 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है। गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। इस तरीके से आपको व्याख्या करके लिख देना है एग्जाम में, क्लियर। 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है, 7वां क्वेश्चन। इसके बाद पूरा खत्म हो गया प्रश्नावली 1.1। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है ना, एकदम हलवा बढ़ा दूंगा, इसे हलवा बढ़ा देंगे। देखिए कैसे बढ़ाते हैं इसे, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान से देखिए, एक खेल का मैदान है और एक वृत्ताकार पथ है उसके चारों ओर। तो ये हम मान लेते हैं एक खेल का मैदान है ये वाला, ठीक है, और एक वृत्ताकार पथ है ये चारों ओर, ठीक है, ठीक, वृत्ताकार पथ है ये, क्लियर। अब ये कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और दोनों एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं इस जगह से सोनिया चलना शुरू करती है, सोनिया, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, और रवि भी इसी जगह से चल रहा है। ध्यान से देखिए, जो रवि है वो इसी दिशा में चल रहा है, एक ही जगह से, इसी स्थान से, और एक ही समय पर चल रहा है दोनों की दोनों, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। जो सोनिया है इसको 18 मिनट लग रहे हैं, जो सोनिया है ना, जो सोनिया, इसको 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि जो रवि है इसको वही चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। ये जल्दी चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है रवि, जबकि सोनिया 18 मिनट लगा रही है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसी जगह पर जो सेम स्थान से चले थे ना, इसी जगह पर वो कब मिलेंगे, फिर से कब मिलेंगे। एक
ये पूछना चाह रहे हैं ये, ठीक है। इसे 18 मिनट लगती है सोनिया को, मिनट मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, देखिए इसे 12 मिनट लगती है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्या कंसेप्ट है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि अगर आपको दी गई संख्याओं को, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कहीं पर, तो ऐसी एक क्वेश्चन में ये देखो कि दी गई संख्याओं में हमें अगर बड़ी चीज़ चाहिए, मतलब देखिए सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो ये तो निश्चित है कि ये दोनों 18 मिनट या 12 मिनट के बाद ही कभी मिलेंगे ना। एक ही चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं और इसको 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो उसी जगह पर मिलने के लिए दूसरा चक्कर लगाना पड़ेगा यानी तीसरा चक्कर लगाना पड़ेगा, तो टाइम तो बढ़ता ही जाएगा। तो मतलब 12-18 से ऊपर की संख्या चाहिए, मतलब बड़ी संख्या चाहिए। जब भी बड़ी संख्या चाहिए तो इसका मतलब क्या है, उसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। एलसीएम में बड़ी संख्या मिलती है और एचसीएफ में छोटी संख्या मिलती है। मैंने आपको बताया था एचसीएफ हमेशा छोटा आता है संख्याओं से, ठीक है, और एलसीएम हमेशा बड़ा मिलता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या चाहिए, मतलब 18-12 मिनट से बड़ा चाहिए, इसका मतलब 18 और 12 मिनट का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा देखिए। 18 का एलसीएम निकालिए तो 2 निम 18 हो जाता है, और फिर यहाँ से देखिए 3 3 का 9 होता है और 3 एकम 3 होता है यहाँ पर, ठीक है। ये एलसीएम होगा 3 एकम 3, क्लियर। और 12 का एलसीएम देखिए, 12 का गुणनखंड करिए आप, तो ये हो जाएगा 2 छिंग 12, फिर 2 से कटिए, 2 से 2 3 6 और फिर 3 एकम 3, ठीक है। तो 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3, मतलब 3 गुणा में 3 मतलब 3 की पावर में 2, और 12 को आप क्या लिखोगे, 12 को आप लिखोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3, मतलब 2 की पावर में 2 और गुणा में 3, ये लिख सकते हो। अब एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम क्योंकि 18 और 12 से बड़ी संख्या चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रणाली लिखो। अलग अलग प्रणाली 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 और 3 अलग अलग प्रणाली हैं, तो लिख लीजिए आप 2 गुणा में 3। अब अलग अलग प्रणालियों की हाईएस्ट पावर चाहिए, एलसीएम में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर में 2 की पावर 2 सबसे बड़ी है, 3 की हाईएस्ट पावर में 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए आप, तो अब गुणा करोगे आप कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 दिन 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 6 चौक 24, तो इसका मतलब क्या है 2 दिन 4 और 3 दूनी 6, 3 का 9, तो 9 और यहाँ पर 4, 9 चौक 36, मतलब 36 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 36 क्या आएगा यहाँ पर देखिए, 18 मिनट और 12 मिनट का हमने एलसीएम लिया था, तो इसका मतलब एलसीएम भी मिनट में आएगा, तो 36 मिनट आ रहा है ये, ठीक है, मिनट। इसका मतलब क्या है, ये रवि और जो हमारी सोनिया थी वो 36 मिनट बाद इसी जगह पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वो 36 मिनट बाद, मिनट 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस तरीके से लिख देना आपको, बस खत्म, ठीक है। तो ये समझ आया आपको किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हमने पूरी प्रश्नावली खत्म कर दी है, क्लियर। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, सब कुछ कर दिया हमने 1.1 तक। अगले लेक्चर से हम 1.2 को शुरू करेंगे, उसके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चंस, ठीक है। 1 या 2 लेक्चर में वो भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दमदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से सारे क्वेश्चन नोट कर लें, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।